मेरी शादी ऊंचे ख़ानदान में हुई थी, तो जहेज में अब्बा ने नकली सोने के जेवर बनवा दिए। पूरे ससुराल में वाह वाह होने लगी। पर कुछ अरसे बाद शौहर की नौकरी चली गई। हालात बहुत ख़राब हुए तो शौहर ने कारोबार शुरू करने के लिए मेरे जेवर मांगे। मैंने डर कर वो जेवर बाहर फेंक दिए और इल्ज़ाम सास पर डाल दिया और रो रो के कहा कि सास से मेरा जेवर वापस लो। सास मेरे शौहर को यकीन दिलाती रही कि मैंने जेवर नहीं चुराया, पर शौहर ने एक न सुनी और धिक्के देते सास को घर से निकाल दिया। जाते जाते सास सिर्फ इतना बोली कि अल्लाह सब देख रहा है। 2 दिन बाद ही अचानक घर में 3 डाकू। वो 2 दिन का सुकून मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। अम्मा जी के जाने के बाद घर जैसे मेरे काबू में आ गया था। मेरे शौहर ने भी दोबारा मुझसे उस जेवर को बेचने की बात नहीं की। शायद वो उस पर शर्मिंदा था जो उसकी माँ ने किया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी माँ बेचारी तो बेकसूर थी, लेकिन इंसान जो सोचता है किस्मत अक्सर उसका उलट कर देती है। 2 दिनों के बाद मैं और मेरा शौहर खाने से फारिग होकर चाय पी रहे थे। मेरा शौहर उस दिन खुशगवार मूड में था। अचानक बाहर गेट के पास से ऐसे आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा था। उस वक्त घर में बस मैं और मेरा शौहर ही थे, क्योंकि मेरे ससुर भी अपनी बीवी के साथ ही चले गए थे। उनको ना जाने क्यों अपनी बीवी पे यकीन था कि वो चोरी नहीं कर सकती, मगर मुझे अब उन दिनों से कोई भी गर्ज नहीं थी। वो आवाज़ सुन के मेरा शौहर गेट की तरफ गया तो अचानक 2 नकाब पोशों ने उसे गन पॉइंट पे पकड़ लिया और कहने लगे कि सब लोग एक जगह बैठ जाओ और कोई हरकत न करे। हम दोनों खौफ के मारे सहन के कोने में दुबक गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे शौहर ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने उसे पिस्टल तान के फौरन खामोश कर दिया। डाकू तेज़ी से घर की तलाशी लेने लगा और कुछ ही देर में उनमें से एक नकाबपोश ड्रेसिंग टेबल की दराज तक भी जा पहुंचा और फिर अगले ही लम्हे जैसे मेरे जिस्म से किसी ने सारी जान निकाल ली। मेरा नाम तानिया है और मेरा ताल्लुक सियालकोट के एक मुतवस्सत घराने से है। मैंने एक मजहबी घराने में आंख खोली थी। मेरे अब्बा एक मजहबी स्कॉलर थे और अम्मा घर में बच्चों को सुपारा पढ़ाती थी। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत लाडों से पाला और दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दी। मैं हमेशा से अपने अब्बा की चहीती रही थी, मगर इसके बावजूद भी मैं उनके रोब से बहुत डरती थी और मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मेरे माँ बाप को कोई शिकायत होती या लोग उनको बातें करते। जब मैंने बीए किया तभी अब्बा ने मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उनका कहना था कि लड़की जितनी जल्द अपने घर की हो जाए उतना अच्छा होता है। मुझे भी अब्बा के इस फैसले पे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो भला मेरा बुरा तो नहीं सोच सकते थे, मगर अम्मा को इस बात पे एतराज़ था। वो इस हक़ में नहीं थी कि मैं कम उम्री में अपने घर से रुखसत हो जाती, क्योंकि अम्मा की अपनी शादी भी कम उम्र में हुई थी और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वैसे भी मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी, तो अगर वो मुझे भी रुखसत कर देती तो खुद अकेली रह जाती। अम्मा ने तो अपनी शादी के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, इसलिए वो चाहती थी कि मैं पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ही मुझे रुखसत करने के बारे में सोचा जाए। अम्मा के इसरार पे अब्बा कहने लगे कि जब भी मुझे अपनी तानिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा मैं अपनी बेटी की मंगनी उसी वक्त कर दूंगा, लेकिन रुखसती तभी होगी जब तानिया की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते ना। अम्मा भी अब्बा की बात से मुतमईन हो गई थी, क्योंकि वो सारी उम्र तो मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी। एक न एक दिन तो उनको मुझे रुखसत करना ही था। अब्बा ने मेरे लिए साकिब को पसंद किया। साकिब का ताल्लुक एक अमीर घराने से था, लेकिन उसके घर वालों को मेरे जैसी सादा लड़की पसंद आई थी। उनके और हमारे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसके बावजूद मैं साकिब की अम्मा और बहन को पसंद आ गई और मेरी मंगनी के 1 साल बाद जब मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई तब मेरी रुखसती भी तय कर दी गई। साकिब की फैमिली बहुत अच्छी थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी जो मेरा रिश्ता साकिब जैसे लड़के से तय हो गया। सबसे बढ़ के ये कि उसकी अम्मा और बहन तो मेरी नज़र उतारते नहीं थकती थी और जब भी हमारे घर आती तो मेरे नाम का सदका ज़रूर दिया करती, ताकि मुझे किसी की नज़र ना लग जाए। अम्मा भी खुश थीं कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हुआ था, क्योंकि अम्मा ने खुद तो शादी के बाद गरीबी देखी थी, इसलिए वो खुश थीं कि मैं एक ऐसे घर में जा रही थी जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस घर में दुनिया की हर आसाइश मैसर थी। जब मेरी डिग्री मुकम्मल हुई तो मेरी और साकिब की धूमधाम से शादी हो गई और मैं रुखसत होकर हमेशा के लिए साकिब के घर चली गई। अम्मा अब्बा मुझे कुछ ज़्यादा जहेज तो ना दे सके थे, क्योंकि वो जितना भी आते थे वो घर के खराजात में लग जाता था।
अगर अब्बा ने मुझे थोड़ा बहुत जहेज देना भी चाहा तो साकिब ने उनको मना कर दिया कि हमें सिर्फ इज्जत के साथ आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा हमारे घर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी और वो मुझ पे अपने सारे अरमान पूरे ना करते तो किस पे करते। इसलिए अम्मा ने उस वक्त एक सबसे बड़ी गलती कर दी जिसका खुमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। अम्मा ने अब्बा से कहा कि वो कम से कम साकिब को एक मौसर बाइक ही लेके दे देते। हालांकि साकिब ने अम्मा अब्बा से कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मा की जिद थी कि अगर मेरी शादी इतने ऊंचे ख़ानदान में हो रही थी तो उनकी बच्ची को या अपने दामाद को मेरे ससुराल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब्बा जी अम्मा को बहुत समझाया करते कि वो इस फजूल दुनियादारी में ना पड़े, मगर अम्मा अपने अरमान पूरे करने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। तभी उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना वो मुझे सोने का सेट बना दे, और वो भी तो बाद में साकिब का ही होना था। इसलिए अम्मा के पास जितनी जमा पूंजी थी अम्मा उसे लेकर सुनार के पास चल पड़ी, मगर सोने का भाव सुन के अम्मा के तो होश ही उड़ गए। अम्मा तो पर उसमें चंद हज़ार रुपये लेके ये सोच के निकली थी कि वो उन चंद हज़ार रुपयों से मेरे लिए बहुत अच्छा सोने का सेट ले लेंगी, मगर उनके पास जो रकम थी उससे तो सोने की एक अंगूठी ही मुश्किल से आ सकती थी। तब अम्मा ने उन पैसों से मेरे लिए आर्टिफिशियल जेवर खरीद के उस पर सोने की पॉलिश करा दी। उस पर भी चंद हज़ार रुपए तो लगे ही थे, मगर कोई भी उन सेटों को देख के ये नहीं कह सकता था कि वो आर्टिफिशियल है, बल्कि जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। मैंने खुद जब पहली बार वो जेवर देखा तो अम्मा से गिला कर बैठी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जेवर पे क्यों लगा दी, बल्कि उनको तो वो पैसे अपनी ज़रूरत के लिए बचा के रखने चाहिए थे। लेकिन अम्मा की बात सुन के मुझे हौसला हुआ। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? मेरे पास इतने लाख रुपए भला कहाँ से आ गए कि मैं तेरे लिए खालिस सोने के जेवर बनाऊं? लेकिन मेरी जितनी हैसियत थी उतना तो मैं कर ही सकती हूँ ताकि तू इज्जत से अपने ससुराल में रह सके। ये जेवर सोने का नहीं, लेकिन इसकी पॉलिश में सोने की मिलावट है और कोई भी कारीगर इसको देखते ही यकीन कर लेगा कि ये सोने के जेवर हैं। मुझे अम्मा की होशियारी पे उस वक्त बहुत रश्क आया। आखिर को वो मेरी माँ थी और मेरा भला ही सोच के उन्होंने वो कदम उठाया था ताकि मेरा भी अपने ससुराल में एक मकाम होता। लोग मेरी भी तारीफ़ करते और हुआ भी ऐसा ही था। जिसने भी वो जेवर देखा वो तारीफ़ किए बिना न रह सका, बल्कि बार बार अम्मा के हौसले की भी दाद देता कि अम्मा ने गरीब होने के बावजूद भी अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं किया था, बल्कि अक्लमंदी का सबूत देख के अपना सर ऊंचा किया था। हालांकि वो जेवर देख के भी साकिब और उसकी माँ की कोशिश यही थी कि अम्मा वो जेवर अपने पास रखती, लेकिन अम्मा ने ये कह के ज़बरदस्ती वो जेवर मेरे हवाले कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को और तो कुछ दिया नहीं, एक बस यही जेवर है जो मैं अपनी बेटी के लिए बना सकी हूँ, इसलिए इससे इनकार ना करें। मैं वो जेवर लेके ऊंची नाक के साथ साकिब के घर चली गई, मगर इस बारे में अब्बा को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उनको मालूम हो जाता तो वो कभी भी उस बेईमानी के हक में न होते। साकिब के 2 भाई और एक बहन थी। उसके अब्बा एक वकील थे जबकि उसकी अम्मा एक स्कूल में पढ़ाती थी। शुरू में तो मुझे उस घर का माहौल बहुत दोस्ताना लगा। नाश्ता और रात का खाना सब इकट्ठे बैठ के खाया करते और साथ ही हंसी मजाक भी चलता रहता। मुझे लगा कि मुझे साकिब से और उसके घर वालों से इतना प्यार मिलेगा कि मैं अपने अम्मा अब्बा के घर को बहुत जल्द भूल जाऊंगी, मगर वो मेरी गलत फहमी थी। मुझे लगा साकिब की फैमिली भी हमारी तरह एक मजहबी फैमिली थी, क्योंकि उस घर में नमाज को बहुत अहमियत दी जाती थी। मुझे भी अम्मा अब्बा ने बचपन से ही नमाज की आदत तो डाली ही थी, इसलिए पहले तो मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत खुश थे कि मैं एक नमाजी परहेजगार लड़की थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे महसूस होने लगा कि साकिब की फैमिली इबादत भी सिर्फ दिखावे के लिए ही करती थी, जबकि उनकी ज़ुबानें तो इस कदर गंदी थीं कि मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि किसी इंसान की ज़ुबान इतनी भी गंदी हो सकती है। साकिब तो मुझे ज़रा सी बात पे गंदी गंदी गालियाँ देने लगता। अगर मैं कभी उसके सामने खाना देर से रखती या उसके कपड़े इस्त्री करने में मुझे वक्त लग जाता या किसी और काम में देर सवेर हो जाती तो वो मुझे तरह तरह की गालियों से नवाजने लग जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से साकिब को मुझ पर गुस्सा आए और वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे, मगर गालियाँ देना तो जैसे साकिब और उसके घर वालों की फितरत का हिस्सा था। उसकी अम्मा और बहन भी मुझे ही समझाने लगती कि मैं साकिब को शिकायत का मौका ना दिया करूं। उन्होंने तो मेरी शादी के बाद घर के मुलाजिमों को भी फारिग कर दिया था, क्योंकि साकिब नहीं चाहता था कि मेरे होते हुए मुलाजिम घर का काम करते। साकिब मुझे कहता कि शादी से पहले उसकी बहन सारे घर के काम खुद ही करती थी। जब उसकी शादी हो गई तो इसलिए घर में मुलाजिमों को रख लिया था, क्योंकि उसकी माँ तो नौकरी करती थी। लेकिन अब मैं उस घर में आ गई थी तो उसने इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर डाल दी। मुझे रह रह के उसकी बातों पर रोना आता और फिर मेरी नंद भी हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाती, जिसकी खिदमत के लिए मुझे नई नवेली दुल्हन को ही किचन में खड़ा कर दिया जाता। मैं खुद तो एक ऐसे घर से रुखसत होके आई थी जहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग ही थे, मगर उस घर में मुझे 5 लोगों का खाना बनाने के साथ साथ घर के बाकी काम भी अकेले ही करने पड़ते थे, क्योंकि साकिब और उसकी इकलौती बहन सारा ये नहीं चाहती
चाहते थे कि उनकी अम्मा मेरे होते हुए कोई काम करती। मैं सुबह मुंह अंधेरे उठ के सारे घर की सफाई करती और इसके बाद सबके लिए अलग अलग किस्म का नाश्ता बनाती, मगर इसके बावजूद भी साकिब या उसके घर वाले मुझसे खुश ही नहीं होते थे, बल्कि मेरे बनाए हुए खाने में भी तरह तरह के नुक्स निकालते थे और साकिब मुझे गुस्सीली नज़रों से देखता रह जाता। वक्त गुजरने लगा मगर मेरे दिन और रात का एक ही मामूल था। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए मुख्तलिफ तरह का नाश्ता बनाना, फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, झाड़ू पोंछा करना, रात का खाना तैयार करना और शाम के लिए चाय का एहतमाम करना। जब रात का खाना खत्म होता तो साकिब अक्सर मेरी गलतियों पर घंटों लेक्चर देता। वो लेक्चर नहीं बल्कि मेरी तजलील होती थी, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रहती, क्योंकि अब्बा ने हमेशा मुझे यही कहा था कि इज्जत बचाने के लिए सब्र ज़रूरी होता है। साकिब का रवैया वक्त के साथ मज़ीद सख्त होने लगा। वो और उसके घर वालों का वो मजहबी रूप एकदम से कहीं गायब हो गया जो मैंने शादी के शुरू के दिनों में देखा था। वैसे तो वो लोग बहुत अमीर थे, मगर मुझे वो उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से ही देखते थे, जैसे मैं साकिब की दुल्हन नहीं बल्कि घर की मुलाजमा थी जो उनका हर काम उनके कहे हुए वक्त पे मुकम्मल कर दिया करती। साकिब भी गालियां ही नहीं देता था, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगा। जब मैंने अम्मा से साकिब के इस रवैये का जिक्र किया तो अम्मा ने मुझे समझाया कि मैं साकिब की बीवी थी और मुझे उसको मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करना था, ना कि उसके डांटने पे उल्टा मैं भी उससे नाराज़ हो जाती। फिर मैंने साकिब को समझना शुरू किया कि आखिर उसको गुस्सा आता कब था, और तब मुझे वाज़े नज़र आया कि जब भी वो काम से वापस आता था तो ही उसका मूड ख़राब होता था। एक रात जब साकिब का मूड ज़रा बेहतर था तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर वो एकदम से बेहद गुस्से में क्यों आ जाता था। तब वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा। मुझे लगा शायद वो एक बार फिर मुझ पे गुस्सा करेगा, मगर फिर वो मेरे करीब आके मेरा हाथ थाम के मुझे कहने लगा, तानिया, मैं जानता हूँ कि मैं गुस्से में अपना आप खो देता हूँ, मगर मैं क्या करूँ। कारोबार की शादी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब्बा भी रिटायर हो गए हैं और कुछ अरसे से मुझे नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। तब पहली बार मैंने साकिब को देखा कि वो सच ही तो कह रहा था। उसका अपने गुस्से पे बस नहीं चलता था। वो तो एक कामयाब कारोबार कर रहा था। उसका कपड़ा लेने के लिए तो लोग दूर दूर से आते थे, मगर उसको अचानक ही उसके कपड़े के कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया था। तब मैंने खुद में बर्दाश्त पैदा की और साकिब के गुस्से को नज़रअंदाज करके उसका ख्याल रखने लगी। मगर शायद मेरी नंद और मेरी सास को मेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे साकिब के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी। मेरी तरफ से बाकी सब जाते भाड़ में। मैंने ठान लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ साकिब के दिल को जीतने से मुमकिन था। शुरू के दिनों में उसका गुस्सा मुझे तोड़ देता, मगर मैंने खुद को संभाला, बर्दाश्त को अपनी आदत बनाया और चुपचाप उसकी खिदमत करती रही। वो कभी मुझे सख्त जुमले कहता। मैंने ठान लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ साकिब के दिल को जीतने से मुमकिन था। शुरू के दिनों में उसका गुस्सा मुझे तोड़ देता, मगर मैं खुद को संभालती, बर्दाश्त को अपनी आदत बनाया और चुपचाप उसकी खिदमत करती रहती। वो कभी मुझे सख्त जुमले कहता, कभी मेरी कमज़ोरियों को ताने देता और कभी मुझे वो इज़्ज़त ना देता जो एक बीवी का हक़ है। मगर मैंने दिल में सोच लिया कि एक न एक दिन वही शख्स मेरे सब्र के आगे झुक ही जाएगा। मुझे महसूस होने लगा कि मेरी नंद और सास को मेरा ये साबिर और खामोश रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर मैंने उनसे बात करना ही छोड़ दी। अक्सर मेरी नंद मुझे बुलाती रह जाती, मगर मैं ऐसे दिखावा करती जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। मेरी सास चाहती थी कि मैं ज़्यादातर अपना वक्त उसके साथ गुजारूं, क्योंकि साकिब के दोनों बड़े भाई तो अलग अपने घरों में रह रहे थे। बस वो साकिब की माँ मुझ पे मुसल्लत हो गई थी। मैं सोचती कि साकिब की दोनों भाभियाँ खुशकिस्मत थीं जो सास उनके साथ नहीं रहती थी। मैं साकिब को सामने तो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती, मगर साकिब की गैर मौजूदगी में अपनी सास को मुकम्मल नज़रअंदाज करती। शुरू में साकिब को मेरी ये खामोशी अजीब लगती, तभी वो तंजिया अंदाज से मुझे कहता कि कितनी नेक परवीन बनी फिरती हो, कब तक ड्रामा चलेगा। मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा देती। आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे की सख्ती कम होने लगी। एक दिन जब वो दफ्तर से लौटा तो बहुत थका हुआ था। मैंने खाना पहले से तैयार रखा था, उसे पानी दिया, जूते हाथ में लेके कोने में रखे और चुपचाप उसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मैं जानबूझ के कभी कभी सख्त बात कर देता हूँ, मगर तुम जवाब ही नहीं देती। उसी दिन मैंने महसूस किया कि मेरा सब्र रंग लाने लगा है। शौहर को तो मेरी मोहब्बत का यकीन आ गया था। अब वक्त था अपने शौहर को उसकी माँ से बदगुमान करना। उस वक्त मैं ये भूल गई थी कि मुझे मेरे बाप ने क्या सिखाया था, मेरा ताल्लुक कैसे मजहबी घराने से था। बड़ों की इज्जत गोया मैं सब भूल गई, क्योंकि मुझे इस बात से हसद होता कि साकिब के दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ अलग रह रहे हैं और मैं अपनी सास की जिम्मेदारी क्यों उठाती फिर रही हूँ।
वक्त गुजरता गया, साकिब ने मेरी बातों और रवैये पे गौर करना शुरू कर दिया। अब वो अपनी हर बात अपनी माँ को बताने के बजाय मुझे कहने लगा। अगर दफ्तर में कोई परेशानी होती तो आके मेरे सामने बैठ के सब कुछ बताता। पहले वो जितनी भी छोटी बड़ी बातें अपनी माँ से शेयर करता था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एतमाद मुझ पे करने लगा। मैं तो भूल गई कि मुझे मेरी सास कितने प्यार से ब्याह के लाई थी। साकिब की मोहब्बत में मेरी जिंदगी बदलने लगी। साकिब के पहले की तरह सख्त दिल नहीं रहा था। वो अक्सर शाम को आके मेरे साथ बैठता, अपनी रोजमर्रा की बातें शेयर करता, कभी कभी तो मुझे हंसा भी देता। हालांकि उसकी हंसी देखना मेरे लिए पहले ख्वाब जैसा था। हम दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। मैंने देखा कि जब भी कोई मसला होता वो अब सबसे पहले मुझसे मशवरा करता, चाहे दफ्तर की बात हो या घर की। अब मैं उसकी शरीक हयात बन गई थी, सिर्फ नाम की बीवी नहीं। अपनी सास को तो मैंने ऐसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जैसे वो कोई बोझ थी। मुझे साकिब की तवज्जो चाहिए थी और वो मुझे मिल भी गई, मगर फिर हालात ने पलटा खाया। मार्केट गिर गई, माल खरीदारों के पास अटक गया, कर्जे बढ़ने लगे। एक दिन साकिब घर आया तो उसके चेहरे पे ऐसी शिकस्तगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सोफे पे बैठते ही कहने लगा कि कारोबार डूब गया है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, कर्ज देने वाले रोज फोन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस हाल तक पहुंच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात खराब होने लगे। पहले जो किचन भरा हुआ था, अब खाली बर्तन हमारी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे। ऐसे वक्त में इंसान का असल ज़र्फ सामने आता है। साकिब बहुत कोशिश करता कि मुझे हौसला दे, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से टूट रहा था। इस दौरान मेरी नज़र हमेशा एक ही चीज़ पे जाके रुकती, और वो थी मेरी सास। वो घर में बैठी रहती थी, सब तो वो बीमार ही रहने लगी थी, दवाइयों की ज़रूरत भी होती, और मुझे बार बार यही ख्याल आता कि जब हम अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे तो इसकी कहाँ से करेंगे। मेरी नंद और जेठ अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, मगर सास की दवाइयाँ लाना और उसके खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बन गई। कभी कभी मैं दिल ही दिल में सोचती, काश वो भी अपने दूसरे बच्चों के पास जाके रहती। क्यों हर बोझ हम पे ही डाल दिया गया था। ये ख्याल मेरे अंदर जहर की तरह फैलने लगा। एक रात साकिब थका हारा आया और कहने लगा, माँ की दवा ख़त्म हो गई है, कल तक ले आनी होगी, मगर समझ नहीं आता कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। मेरा दिल जलने लगा। सास का नाम सुन के जैसे मेरी बर्दाश्त ही जवाब दे गई। तभी मैंने गुस्से से साकिब को देखा। हमें खुद खाने को नहीं मिल रहा, कब तक हम अकेले तुम्हारी माँ के अखराजात भी उठाते रहेंगे। तुम्हारे दोनों भाई अलग अलग ऐश कर रहे हैं, क्या वो उनकी माँ नहीं है। मेरी ये बात सुन के साकिब का चेहरा सुर्ख हो गया। उस दिन उसने अपनी माँ की वजह से पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और कहने लगा, वो मेरी माँ है, बोझ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम पे बोझ है तो तुम मेरी माँ के घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर मेरी माँ का है जहाँ तुम रह रही हो, मगर तुमसे वो बुजुर्ग औरत बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में कांटे चुभने लगे। उस दिन मैंने ठान लिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या साकिब की माँ। मेरी सास सब समझती थी, मगर कभी जुबान न खोलती। वो मुझसे कहती भी नहीं थी, बस खामोशी से सब बर्दाश्त करती। मैं कोशिश करती कि उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन साकिब ने अपनी माँ की वजह से मेरे साथ जो किया था, उसके बाद से वो मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसा बोझ जिसे उठाते उठाते मेरी कमर टूट रही थी। मगर एक दिन तो हद हो गई। साकिब कहने लगा, कुछ कर्ज खा दुकान पे आ गए और धमकी दे रहे थे कि अगर रकम वापस ना की तो वो पुलिस में जाएंगे। उस वक्त मेरी सास भी वहीं पे ही बैठी थी और उनकी आंखों में नमी थी, जो मुझे नहीं बल्कि साकिब को नजर आई। तभी वो अपनी माँ को हौसला देने लगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार अपने मजबूत शौहर को यूं शिकस्ता देखा। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हम वाकई तबाही के दिहाने पे थे। मैंने एक बार फिर दिल में सोचा कि अगर साकिब की माँ हमारे साथ ना होती तो कम से कम एक बोझ तो कम होता। सास की वो बात मेरे कानों पे बिजली की तरह गिरी कि अपनी बीवी का जेवर बेच दो, मुश्किल वक्त में वही काम आएगा। लम्हा भर के लिए सब कुछ रुक सा गया। मेरे हाथों में चाय का कप था, मगर वो कप गिर गया। कप के टूटते हुए टुकड़े जैसे मेरी ही उम्मीदों के टुकड़े थे। साकिब ने मेरी तरफ देखा, उसकी निगाहों में इज़्तिराब और शर्मिंदगी दोनों थे। उसने आह भरी और बोला, बेगम। मगर मैंने उसका नाम सुनने से पहले ही अपनी दुनिया का रुख बदल लिया। साकिब का चेहरा खिंच सा गया। उसकी माँ की आंखों में अब भी नमी थी, मगर इस बार वो मेरी तरफ देख रही थी। ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो कि वो वही कहे जो घर के हालात का हल लगता है। वो बोली, बेटी वक्त सख्त है, वही चीज़ें जो तुम्हारे लिए यादें हैं, जब निवाला ना हो तो काम नहीं आती। दुख तो मुझे भी है। सास की बात सुन के जैसे मेरी रूह पे हथौड़ा चला। मैंने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें नीचे झुका ली। साकिब अब भी मुझे देख रहा था, उसकी नज़रें सवाल कर रही थी। मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था।
وہ زیور جو اماں نے مجھے صرف اس لیے دیا تھا تاکہ میری بھی سسرال میں عزت ہوتی، اور مجھے اسی زیور کی وجہ سے ہی تو غرور بھی تھا کہ ایسا زیور کسی کے پاس نہیں، مگر اس وقت میں ڈر رہی تھی کیونکہ وہ سب محض نقلی تھا، کیونکہ ابا کی بھلا اتنی حیثیت کہاں تھی کہ وہ اتنا قیمتی زیور خرید سکتے۔ تبھی تو اماں نے وہ ہوشیاری دکھائی، مگر وہ تو محض ایک چمکدار جھوٹ تھا، ایک ایسا بھرم جو میں شادی سے اب تک سنبھالے ہوئے تھی۔ میری ساس مجھے ایک بات پھر سے سمجھانے لگی، بیٹی برا نہ ماننا، مگر یہ وقت عزت اور انا کا نہیں، زیور ہاتھ سے جائے گا تو کوئی بات نہیں، مگر قرض خواہوں سے جان چھوٹے گی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل پہ قابض تھا، اگر میں سچ بول دیتی تو ثاقب کیا سوچتا؟ میری اوقات کھل کے سامنے آ جاتی تو شاید ثاقب کو ایک بار پھر مجھ پہ غصہ آنے لگتا۔ وہ تو بہت مشکل سے میرے ساتھ مخلص ہوا تھا اور میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کافی دیر میں کچھ نہ بولی تو میری ساس ہی کہنے لگی کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں وہ زیور بہت شوق سے دیا تھا، مگر اب حالات دیکھو تمہارے سامنے ہی ہیں، تم کچھ دن سوچ لو لیکن اپنے خاوند کی عزت کو بچا لینا۔ میں نے غصے سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کرتی۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ثاقب کی محبت تھی، دوسری طرف اپنی ماں کا بھرم۔ اگر زیور دے دیتی تو راز کھل جاتا کہ وہ نقلی ہے، اور اگر نہ دیتی تو شوہر کی نظر میں میری اہمیت ختم ہو جاتی۔ میں نے سوچا اگر کسی طرح وہ زیور اپنی ساس کے سر ڈال دوں تو شاید بات ہی ختم ہو جائے۔ وہ خیال شیطان کی سرگوشی تھا، مگر اس لمحے مجھے یہی حل نظر آیا۔ اس وقت میں سارا دین ایمان بھول چکی تھی، مجھے پرواہ تھی تو صرف اپنی انا کی۔ کچھ دن گزر گئے، ثاقب قرض خواہوں کی دھمکیوں میں مزید الجھنے لگا، گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا، اور میری ساس وہ ہر وقت فکر مند نظر آتی اور میں اپنے دل میں ایک سازش چھپائے گھوم رہی تھی۔ پھر ایک دن موقع آ ہی گیا، میں نے سب کے سامنے اچانک رونا شروع کر دیا کہ میرا زیور کہاں گیا؟ میں نے کل ہی تو دیکھا تھا، آج ڈبہ خالی ہے۔ میری چیخو پکار سن کے سب لوگ کمرے میں آ گئے۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میرا زیور میرے کمرے میں نہیں تھا۔ ہر ایک مجھے حوصلہ دینے لگا، ہو سکتا تھا میں خود کہیں رکھ کے بھول گئی تھی، مگر میں اپنی بات پہ قائم تھی کہ میں نے زیور کو اپنے خانے میں ہی رکھا تھا، مگر وہ وہاں پر نہیں تھا اور مجھے میرا زیور ہر حال میں چاہیے تھا۔ میں نے سب کو یہ تک کہہ دیا کہ میں وہ زیور بیچ کے اپنے شوہر کا قرض اتارنا چاہتی تھی اور اسی کو وہ زیور دینے کے لیے نکالنے لگی تھی، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سب لوگ پریشان تھے اور پھر ثاقب نے ہی مشورہ دیا کیوں نہ سارے گھر میں دیکھ لیا جائے۔ ہو سکتا تھا میں نے خود ہی کہیں رکھ دیا ہوتا اور اب میں بھول گئی تھی۔ ثاقب مجھے حوصلہ دینے لگا کہ بیگم پریشان مت ہو، میں خود دیکھتا ہوں، سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی تم بھول گئی ہو۔ مگر میں نے زور سے کہا نہیں، میں بچی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے کمرے میں ہی تھا اور اب وہاں نہیں ہے۔ میرے الفاظ نے ماحول کو اور سنگین بنا دیا۔ ثاقب نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بلوا لیا کیونکہ زیور کا گھر سے گم ہو جانا حیرت کی بات تو تھی۔ سب اکٹھے ہوئے اور تلاشی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے میرے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا، صندوق، المارے، تکیے، حتیٰ کہ بستر کی چادریں بھی ہٹا کے دیکھ لیں، مگر زیور وہاں ہوتا تو ملتا نا۔ پھر دوسرے کمروں کی باری آئی، بھابیاں بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سب کو یقین تھا کہ شاید آخر میں زیور میرے ہی کمرے سے نکلے گا اور یہ سب شور شرابہ خاموشی میں بدل جائے گا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جب اماں جی کے کمرے کی باری آئی تو وہ چونک گئیں، میرے کمرے میں کیوں؟ انہوں نے احتجاج کیا، مگر ثاقب نے ان سے بھی درخواست کی کہ اماں آپ برا نہ مانیں، لیکن میں صرف اپنی تسلی چاہتا ہوں۔ اماں جی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ ایک لفظ نہ بول سکیں۔ کمرہ کھنگالنا شروع ہوا، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، درازوں تک سب کچھ دیکھا گیا، اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ دراز کے اندر کپڑوں کے نیچے وہی ڈبہ پڑا تھا۔ ثاقب نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ اٹھایا، جیسے ہی اس نے کھولا اندر سے وہی زیور جگمگاتا نظر آیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے چیخ ماری، دیکھا میں نے کہا تھا نا کسی نے میرا زیور چرایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں میری ساس ہی ہے۔ میری آواز میں اتنا زہر تھا کہ سب چونک گئے۔ ثاقب کے بھائی خاموش کھڑے تھے، اماں جی کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سب کو یقین دلانے لگیں کہ یہ زیور میرے کمرے میں کیسے آیا مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے ان سے کہا سب کچھ سامنے ہے، اگر آپ میری ماں جیسی ہوتی تو میرا زیور چھپانے کے بجائے مجھے خود دے دیتی، لیکن آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ میری سسکیاں بڑھتی گئیں، میں جان بوجھ کے اپنی آواز میں دکھ اور رنج کا رنگ ڈال رہی تھی تاکہ سب کا دل نرم ہو جائے۔ اس وقت صرف میں ہی جانتی تھی کہ میری ساس بے قصور تھی، مگر اور کوئی بھی ان کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ثاقب کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا،
वो अपनी माँ की तरफ देख के कहने लगा, अम्मा यह आपने अच्छा नहीं किया, मुश्किल वक्त है फिर भी आपने यह हरकत की, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अम्मा जी के कदम डगमगा गए। उन्होंने बेटे के हाथ को छूने की कोशिश की मगर साकिब ने झटक दिया। उनके अल्फाज अधूरे रह गए क्योंकि मैं फौरन बोल पड़ी कि अब इल्ज़ाम किसी पर डालने से क्या होगा। हकीकत तो यह है कि जेवर आपके पास से निकला है। ना जाने आपने कब से जेवर अपने पास रखा था, क्योंकि जेवर बेचने का मशवरा भी तो मुझे आप ही ने दिया था, ताकि अगर मैं इनकार करती तो आप मुझे मेरे ही शौहर की नज़रों में नीचा दिखा देती। घर का माहौल जहर आलूद हो गया। अम्मा जी के लिए ये इल्ज़ाम एक खंजर की तरह था। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई भी उनसे बात तक करने को तैयार नहीं था। वो तो अपनी सफाइयाँ देती रह गई मगर किसी ने भी उनकी बात का यकीन न किया। साकिब का दिल भी पत्थर हो चुका था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी मगर वो कुछ कह नहीं सका क्योंकि जेवर मिला तो उसे अपनी माँ के कमरे से ही था। मैं खामोश खड़ी थी लेकिन मेरे दिल में सुकून की एक लहर छा गई क्योंकि मेरा खेल अब कामयाब हो गया था। अगले ही दिन साकिब अपनी माँ के कमरे में गया और कहने लगा, अम्मा आपने ये सब क्यों किया? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे एतमाद को तोड़े, चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। अब आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। ये सुन के अम्मा जी जैसे ज़मीन पे गिर गईं। उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। रोते हुए एक बार फिर से साकिब को अपनी बात का यकीन दिलाने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि जेवर मेरे कमरे में कैसे आया। लेकिन साकिब ने उनकी एक न सुनी। वो दरवाजे के करीब खड़ा गुस्से से कांप रहा था। उसकी आवाज़ में वो सख्ती थी जो एक बेटे को अपनी माँ के सामने लानी ही नहीं चाहिए थी। अम्मा मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। एक तरफ कारोबार की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से आपने ही मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बदगुमानी डाल दी है। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता आप इधर से जाएं। आपके लिए बेहतर है। मेरी आंखों में फतेह की चमक थी। आखिरकार मैंने भी अपनी सास से पीछा छुड़वा ही लिया था और अब मैं भी आज़ाद थी। मगर जाते जाते मेरी सास कहने लगी, बेटा याद रखना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा क्योंकि अल्लाह तो सब देख रहा है। न माँ की बद्दुआ कभी खाली जाती है। मेरा दिल एक लम्हे को धड़का ज़रूर, लेकिन मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और दिल में ही खुद को तसल्ली दी कि ये सब हालात का दबाव है, वक्त गुजर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। साकिब की दोनों भाभियां भी अपने शौहरों के कानों में खुसर फुसर करने लगी थी कि वो तो अपनी सास को किसी सूरत अपने साथ नहीं लेके जाएंगी। मुझे आज भी वो रात याद है जब घर के बड़े से शहर में हम सब दायरे की सूरत में खड़े चहमगोइयां कर रहे थे कि अब उस बूढ़ी औरत को कौन अपने साथ लेके जाएगा। और मेरी सास बेचारी अपनी गीली आंखों से अपनी औलाद को देख रही थी मगर किसी को उस पर तरस तक ना आया। आखिरकार मेरी नंद ही अपनी माँ को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गई क्योंकि उसका शौहर तो बाहर के मुल्क था और वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। सास के घर से जाने के बाद जैसे मुझे सुकून भी मिल गया और मेरा वो नकली जेवर भी मुझे वापस मिल गया जिसकी अब मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं उस जेवर को एक बार फिर सीने से न लगाती तो शायद सब मुझ पे ही शक करते। इसलिए मैंने उस जेवर को अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में वैसे ही रख दिया क्योंकि वो कौन सा खालिस सोना था जिसको मैं तालों में बंद करके रखती। वो 2 दिन का सुकून मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। अम्मा जी के जाने के बाद घर जैसे मेरे काबू में आ गया। साकिब भी अब मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगा और मैंने दिल ही दिल में अपने आप को फाते महसूस किया। साकिब ने भी दोबारा मुझसे उस जेवर को बेचने की बात न की। शायद वो उस पर शर्मिंदा था जो उसकी माँ ने किया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी माँ बेचारी तो बेकसूर थी। लेकिन इंसान जो सोचता है किस्मत अक्सर उसका उलट कर देती है। 2 दिनों बाद मैं और साकिब खाने से फारिग हो गए चाय पी रहे थे। उस दिन साकिब खुशगवार मूड में था। अचानक बाहर गेट के पास से ऐसे आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा था। उस वक्त घर में बस मैं और साकिब भी थे क्योंकि मेरे ससुर भी अपनी बीवी के साथ ही चले गए थे। उनको ना जाने क्यों अपनी बीवी पे यकीन था कि वो चोरी नहीं कर सकती, मगर मुझे अब उन दोनों से कोई गर्ज नहीं थी। वो आवाज़ सुन के साकिब गेट की तरफ गया तो अचानक 2 नकाब पोशों ने गन पॉइंट पे उसे पकड़ लिया और कहने लगे कि सब लोग एक जगह बैठ जाओ और कोई हरकत न करे। हम दोनों खौफ के मारे सहन के कोने में दुबक गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साकिब ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की मगर एक डाकू ने उसे पिस्टल तान के फौरन खामोश कर दिया। डाकू तेजी से घर की तलाशी लेने लगे और कुछ ही देर में उनमें से एक नकाबपोश ड्रेसिंग टेबल की दराज तक भी जा पहुंचा। उससे वो नकली जेवर उठा लिया और बाकी दोनों साथियों के पास आके कहने लगा, देखो जरा, घर आते साथ ही खजाना हाथ लग गया। भला कौन पागल है जो अपना कीमती सामान ऐसे खुले में रखता है। उसकी बात सुनकर साकिब ने मुझे घूरा मगर मैंने नजरें झुका ली। तभी दूसरा नकाबपोश उस जेवर को गौर से देखने लगा और हंसी में कहने लगा, क्या तुझे ये असली लगता है? अगर ये असली होता तो ये औरत इसे ना जाने जमीन की कौन सी तह में दबा के रखती, मगर ये तो पीतल का है, एकदम नकली। इतनी मेहनत करके घर लौटा और मिला क्या?
मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मेरा सारा राज, वो झूठ जिस पे मैंने अपनी सास की जिंदगी अजीरन कर दी थी, एक पल में आया हो गया। साकिब ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में बेयकीनी थी। मैंने घबरा के कहा कि ये तो असली है, मेरी माँ ने मुझे बहुत शौक से दिया था। मगर डाकू ने हंसते हुए जेवर मेरी तरफ फेंका और कहने लगा, हमें तो सोना पहचानने का तजर्बा है बीबी, हम तो सुनार की दुकान में भी देख के बता देते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। डाकुओं ने वो जेवर मेरे मुंह पे दे मारा और घर का दूसरा कीमती सामान उठा के फरार हो गए। मगर उस वक्त डाकुओं की फिक्र थी किसे। साकिब का चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा और करख्त लहजे में कहने लगा, ये सब क्या है? मगर मेरी जुबान गंग हो गई। मैं बहाने ढूंढने लगी मगर कोई लफ्ज़ साथ नहीं दे रहा था। तभी वो कहने लगा, क्या ये वही जेवर नहीं जिसके लिए तुमने घर में तूफान बर्पा किया? वही जेवर जिसके बारे में तुमने कहा अम्मा ने चुराया है? मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन साकिब ने हाथ उठा के मुझे चुप करा दिया। झूठ मत बोलना, डाकुओं ने एक पल में बता दिया कि यह नकली है। तुम जानती थी यह नकली है ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल ही ना सकी। साकिब का दिमाग घूम गया, उसके लब कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा और बेबसी की आंच थी। तुमने अपनी माँ जैसी औरत पे झूठा इल्जाम लगाया। तुमने मुझे अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज तुम मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया बल्कि मेरा खून जलाया है। मेरी ही माँ को बदनाम करके तुमने मेरे दिल से मुझे काट दिया है। मेरी सिसकियाँ बढ़ती गईं। मैंने आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ना चाहा मगर उसने झटक दिया। अब मैं तुम्हारे किसी लफ्ज़ पे यकीन नहीं कर सकता। कल ही अम्मा को वापस लाऊंगा और तुम्हारे बारे में फैसला भी वही करेंगी। इस सुन के मेरे कदम डगमगा गए। मेरे झूठ का महल 2 दिन में ही ज़मीन बोझ हो गया। वो सुकून जिसे मैं अपनी कामयाबी समझ रही थी एक ख्वाब की तरह बिल्कुल बिखर के रह गया। अगले ही दिन साकिब ने मुझे, मेरे सामान और उस नकली जेवर समेत मेरे अब्बा के घर छोड़ दिया। अब्बा को तो कुछ समझ ही ना आया कि आखिर हुआ क्या था। मगर जब उनको हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने अम्मा से भी नज़रें फेर लीं। मैं जो कभी उनकी लाडली बेटी थी, मेरी तरफ उन्होंने देखना तक गवारा न किया, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपना हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ दिया। आज मैं अपने बाप की दहलीज पे बैठी हूँ मगर मेरा बाप मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं देता। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत वो मुझ पे निछावर करता था, आज उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मेरी माँ भी अब मेरे नसीब पे रोती है क्योंकि उस नकली जेवर और नकली शान और शौकत का ख्याल उसी का था। आज मैं सोचती हूँ कि मैं एक मजहबी दीनदार बाप की बेटी हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने रब को भूल के दुनियादारी में ऐसी लगी कि खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठी। शायद साकिब ने मेरे साथ जो किया मैं उसी लायक हूँ।